गुड मॉर्निंग बी थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग स्वतंत्र एवं संरक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और स्वतंत्र और संरक्षण के बारे में हमने कुछ हद तक अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आंतरिक जो बाज़ार मतलब अब हम स्वतंत्र बाज़ार के बाद में संरक्षण के लिए भी पढ़ते हुए अब हम एक बार ये जो विदेशी विनिमय बाज़ार एवं विनिमय दर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विनिमय दर के निर्धारण तक हम लोग इस बात पर समझ गए थे कि विनिमय दर का निर्धारण विनिमय बाज़ार में होता है। आंतरिक बाज़ार में वस्तु का जो कीमत है वो उसकी मांग व पूर्ति का आधार पर ही उस कीमत की निर्धारण होता है किसी भी घरेलू बाज़ार में, इंटरनल मार्केट में। इसी प्रकार विदेशी विनिमय बाज़ार में विनिमय दर का निर्धारण उसकी मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। विदेशी विनिमय दर का मापन एक दी हुई करेंसी की इकाइयों द्वारा किया जाता है, जिनका जो दूसरी करेंसी की एक इकाई द्वारा और जिसमें एक मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। एक स्वतंत्र बाज़ार में जहां सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता वहां विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग व पूर्ति की प्रतियोगी शक्तियों द्वारा ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी करेंसी, जैसे मान लीजिए डॉलर है, अमेरिका की करेंसी है, उसकी जो मांग है मार्केट में, उसकी मांग और उसकी जो पूर्ति है उसके आधार पर कीमत का निर्धारण, उसकी कीमत का यानी कि उस विनिमय दर का, डॉलर एक्सचेंज रेट का निर्धारण हो जाएगा कि डॉलर रुपयों के टर्म्स में कितना महंगा हो गया या कितना सस्ता हो गया। मांग के आधार पर डॉलर का मूल्य निर्धारित होगा, जिसको हम कहेंगे विनिमय दर हुआ। विनिमय दर निर्धारण को हम इस प्रकार भी बता सकते हैं कि ये अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, डिमांड और सप्लाई। और इसमें हमने यहाँ पर आप देखिए वाई अक्ष पर हमने ले रखा है विनिमय दर और एक्स अक्ष पर हमने ले रखा है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। अभी विदेशी मुद्रा कोई भी हो सकती है, चाहे चाइना का युआन हो सकता है या वॉटएवर, मतलब किसी भी कंट्री का, इंग्लैंड का पाउंड हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स ये आपको क्लियर हैं। तो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को हमने एक्स अक्ष पर लिया है और वाई अक्ष पर हमने विदेशी विनिमय दर को लिया है। डिमांड और सप्लाई, पहले हमने डीडी वक्र बना रखा है और डीडी वक्र को एसएस वक्र जो है, जो मांग और पूर्ति है इसकी, वो काट रही है आपस में एक पॉइंट पर जिसको हमने पी का नाम दिया है और पी पर पी एल और पी आर और पी एल बराबर ओ आर, पी एल बराबर ओ आर। आप देखिए ओ आर जो कि वाई अक्ष पर है और ये जो पी एल है, ये जो लंब है, ये बराबर हैं। और इसका ये तात्पर्य है कि ये जो ओ आर है या पी एल है, ये विनिमय दर है जो कि निर्धारित कैसे हुई है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, यानी विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा वो ये निर्धारित हुई है। जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर निर्धारित होती है विनिमय दर। तो इस टाइम पे विनिमय दर की जो है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो आर से हमने सूचित किया, आर निर्धारित हुई है ओ आर और पी एल, तो ओ आर पे। और ये जो आर है, इसी के आधार पे हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ओ एल जो है, ओ आर पर ओ एल जो है, यानी आर रेट पर, आर विनिमय दर पर ओ एल ही विदेशी मुद्रा की मांग है और ओ एल ही विदेशी मुद्रा की पूर्ति है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, मांग और पूर्ति। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए कि किसी कारण से डिमांड बढ़ जाती है, D1 हो जाती है, D1 हो जाती है। देखिए आप D1 करके एक और वक्र इसमें ड्रॉ किया हुआ है।
ये जो DD1 वक्र है ये महसूस करा रहा है कि ये एक्चुअली ये बता रहा है कि मांग बढ़ी है। तो पैरेलली यानी कि समानांतर रूप से मांग जो है उस ओर शिफ्ट हो गई है, दाएं हाथ की ओर शिफ्ट हो गई है मांग का वक्र। और ये मांग जो है उसके कारण एक्सचेंज रेट जो वो बढ़ गई है और वो OR2 हो गई है, OR2 हो गई। OR2 पर OM1 क्या है? मांग और पूर्ति हैं, और ये दोनों पुराने वाले सप्लाई वक्र जो कि पहले वाला सप्लाई वक्र था वहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांग जो है वो बढ़ गई थी और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई ने जितना भी एडजस्ट किया, यानी कि OM1 पे मांग और पूर्ति की शक्तियों में बराबरी हुई और रेट ऊपर हो गई, ऊंची हो गई। लेकिन इससे ये साफ पता चलता है कि मांग बढ़ जाने से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गई है। अब इसी चित्र में अब आप देखिए कि एक हमने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की है, SS1 सप्लाई बढ़ गई। पैरेलली यानी समानांतर रूप से दाएं हाथ की ओर सप्लाई वक्र शिफ्ट हो गया, और इस पर आप देखिए ये अगर पुराने वाले डिमांड वक्र को अगर ये काटता है P1 पर और नए वाले डिमांड वक्र को ये काटता है P2 पर। जो पुराना वाला वक्र है उसको ये P2 पर काटता है। ये जो हमने मतलब डिमांड जो ये जो हमने बताया सप्लाई बढ़ी, तो सप्लाई वक्र जो है वो आप देखिए कि पहले वाले DD वक्र को काट रहा है P पर। आप देखिए तो D पर, अब आप पहला केस लेते हैं, तो D पर ये P1 पर जो काट रहा है और ये R1, तो OR1 इंटरेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हो रही है। OR1 विदेशी विनिमय दर निर्धारित हो रही है कितने पर? OM मांग और पूर्ति के ऊपर। तो ये जो OP1 है, OP1 जो है ये MP1 जो है, ये MP1 बराबर है OR1 के। और ये OR1 आप देख सकते हैं, OR1 ये विनिमय दर का निर्धारण हुआ अगर पुरानी मांग वक्र पर हमारी जो नई पूर्ति है, नया पूर्ति वक्र है, वो जब इंटरसेक्ट करता है। अब हम नए मांग वक्र और नए पूर्ति वक्र की अगर बात करें तो फिर विनिमय दर किसी अन्य स्थिति पर कहीं और निर्धारित होगी, और वो आप इसमें इस बिंदु पर इंटरसेक्शन पर कहीं कोई पॉइंट नहीं बता रखा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअली ये समझना था कि DD अगर SS को काटता है तो OR इंटरेस्ट रेट विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हो जाती है, और DD अगर नए पूर्ति वक्र यानी कि SS जो SS1 है उसको काटता है तो OR1 एक्सचेंज रेट तय होती है। और अगर ये DD और DD1 और SS पुराना SS वक्र काटते हैं तो OR2 फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होती है। तो आप इसमें अंतर समझ सकते हैं कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से, और वही लॉ ऑफ डिमांड इसमें लागू हो रहा है, और उसके आधार पर इंटरेस्ट रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी तय हो रही है, निर्धारित हो रही है। तो ये स्पष्ट हो गया। ये पूरा विवरण आप इस चित्र का विवरण दे सकते हैं, और इस चित्र को बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। DD रेखा विदेशी मुद्रा की मांग है, SS रेखा विदेशी मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है। जब ये दोनों रेखाएं P बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तब जहाँ पर मांग और पूर्ति OL दोनों बराबर हैं और विनिमय दर OR है, इस बिंदु पर निर्धारित दर को समता दर कहा जाता है। यदि विदेशी मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन ना हो और पूर्ति बढ़ने से पूर्ति वक्र SS1 हो जाए तो विनिमय दर गिरकर OR1 हो जाता है। इसके विपरीत पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परंतु मांग बढ़ने से मांग वक्र DD1 हो जाता है।
तो विनिमय दर बढ़कर OR2 हो जाती है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विनिमय दर के निर्धारण का इसमें 2 दशाओं के अधीन हम निर्धारण का अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, जब देशों में स्वर्णमान प्रचलित हो, और नंबर 2, जब देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान का प्रचलन हो। तो यदि दोनों देशों में स्वर्ण रजत मान पर आधारित हो तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण दोनों मुद्राओं की समानता द्वारा होगा। इसी कारण से स्वर्ण या रजत मान में विदेशी विनिमय निर्धारण सिद्धांत को टंकण मूल्य समता सिद्धांत कहा जाता है। जब 2 देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं चलन में हो तो वहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण दोनों मुद्राओं की क्रय शक्ति समता के आधार पर होगा। विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे नंबर 1 है टकसाली या टंकण समता सिद्धांत, जो अभी हमने जिक्र किया। नंबर 2 क्रय शक्ति समता सिद्धांत, और तीसरा भुगतान संतुलन सिद्धांत। तो विदेशी विनिमय दर एवं विदेशी विनिमय दर के मतलब अगर हम पहला केस लें स्वर्णमान वाला, तो अब आप देखिए कि स्वर्णमान के अधीन विनिमय दर निर्धारण टकसाली या टंकण समता सिद्धांत के आधार पर होता है। तो उसमें देखिए कि 2 देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे टंकण समता दर अथवा विनिमय की टकसाल दर कहते हैं। अर्थात विनिमय की टकसाल दर वह अनुपात है जो एक ही धातु पद्धति वाले देशों की प्रामाणिक मुद्राओं की वैधानिक धातु मुद्रा के इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य से निर्धारित होती है। स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय दर एक देश की मौद्रिक इकाई में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा की दूसरे देश की मुद्रा में स्वर्ण मात्रा के साथ तुलना करके निकाली जाती है। व्यवहार में विनिमय दर टंकण समता दर के समकक्ष केवल उस स्थिति में हो सकती है जब विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति बराबर हो। मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ चूँकि परिवर्तित होती रहती हैं, तो इसलिए विनिमय दर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। फिर स्वर्णमान के अधीन विनिमय दर निर्धारण इसी के आगे हम आगे पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व इंग्लैंड और अमेरिका पूर्ण स्वर्णमान पर आधारित थे। पौंड में 113.0016 ग्रेन शुद्ध स्वर्ण की मात्रा थी और डॉलर में 23.220 ग्रेन शुद्ध स्वर्ण की मात्रा थी। इन दोनों मुद्राओं की टकसाली समता के आधार पर ही पौंड तथा डॉलर के बीच विनिमय दर तय हो जाती थी। इस आधार पर ब्रिटिश पौंड और अमेरिकन डॉलर की विनिमय दर 1 पाउंड बराबर 4.8665 डॉलर थी। टंकण समता सिद्धांत के अंतर्गत विनिमय दर के निर्धारण में एक सूत्र लिया जाता है, जिस सूत्र को मैं आपके सामने बोलती हूँ। वो ये है, स्वदेशी मुद्रा की 1 इकाई के बराबर विदेशी मुद्रा की मात्रा इज इक्वल टू स्वदेशी मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा बटा विदेशी मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा। बहुत ही सरल इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ये फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। दूसरा, विदेशी मुद्रा की 1 इकाई के बराबर स्वदेशी मुद्रा की मात्रा इज इक्वल टू विदेशी मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा बटा स्वदेशी मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा। विदेशी विनिमय बाजार में आगे हम देखते हैं कि टंकण मूल्य विनिमय दर दीर्घकालीन विनिमय दर होती है, जबकि समय समय पर बाजार दर परिवर्तित होती रहती है, परंतु बाजार की विनिमय दर स्वर्ण समता दर के आसपास विनिमय की मांग एवं पूर्ति के आधार पर घटती या बढ़ती रहती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टंकण मूल्य विनिमय दर दीर्घकालीन विनिमय दर तो होती है, लेकिन बाजार दर जो है वो परिवर्तित होती रहती है उनकी मांग पूर्ति की शक्तियों के आधार पर। और लेकिन जो विनिमय दर स्वर्ण समता दर के जो बाजार की जो विनिमय दर होती है वो स्वर्ण समता दर के आसपास ही रहती है और विनिमय की मांग व पूर्ति के आधार पर ही घटती या बढ़ती रहती है। तो ये हमने आज थोड़ा कॉन्सेप्चुअली केवल एक प्रकार को, एक सिद्धांत को पढ़ा है, और आप लोग इसका एक बार अच्छे से मनन करिएगा, इसको अध्ययन करिएगा, और कहीं कोई कठिनाई लगती है, आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछें। और मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा है, पढ़ रहे हैं और आप कंटिन्यूस मेरे से टच में हैं, कोई ना कोई विद्यार्थी मुझसे बात करता रहता है, इसके लिए थैंक यू।
और मेरे को आप लोग से एक बात और कहनी है कि मुझे कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आए हैं, कभी किसी भी बच्चे को एक को भी अगर नहीं समझ आए हैं तो निसंकोच आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे हम कल पढ़ते हैं।